Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. हम यहाँ कर रहे हैं इग्नू के MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी और हमने शुरू की थी उसकी फर्स्ट यूनिट विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। और लास्ट क्लास में हम साइकोलॉजिकल अप्रोचेज़ के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने शुरू किया था साइको एनालिटिक अप्रोच विच वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रूइड, राइट। एंड उसके हमने देखे थे कि उसके 5 कोर एलिमेंट्स हैं एंड हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था विच वाज अबाउट द मेंटल स्ट्रक्चर्स। एंड आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, levels of consciousness. I am just writing them as A, B, C, D, E like we started when we stated them, like there are 5 elements. So this one A is already covered. We will start with the B element which is levels of consciousness. Okay, levels of consciousness. ये सब जो है सिगमंड फ्रूइड के द्वारा दिया गया ही है साइको एनालिटिक अप्रोच के अंडर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सिगमंड फ्रूइड ने बोला था कि हम जैसे उन्होंने आपने देखा होगा लास्ट क्लास में मेंटल स्ट्रक्चर्स उन्होंने 3 दिए थे, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। इन्होंने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी 3 बताए थे, राइट। फर्स्ट है कॉन्शियस, सेकंड है प्री कॉन्शियस और यू कैन से सब कॉन्शियस जो कि कॉन्शियस से पहले आएगा, एंड देन लास्ट उससे भी सबसे पहले आएगा आपका अनकॉन्शियस। ओके, तो ये 3 पार्ट इन्होंने बताए थे कि लेवल्स होते हैं हमारे कॉन्शियसनेस के। एक सबसे जो हाई लेवल रहता है वो रहता है आपका कॉन्शियसनेस और यू कैन से कॉन्शियस माइंड, एंड देन उसके नीचे जो आता है वो आता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, एंड उससे भी नीचे जो आता है वो आता है अनकॉन्शियस। ओके, उन्होंने ये बोला कि ये जो लेवल्स हैं ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे माइंड में कि जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, जो समुद्र में हमें दिखता है दूर से, अगर हम देखें तो ऊपर से बस उसका टिप नज़र आता है हमें, लेकिन नीचे वो पानी में बहुत गहरा होता है, राइट। तो उसी तरीके से जो हमारे लेवल्स हैं माइंड के वो कुछ एक आइसबर्ग की तरह ही होते हैं। और वो कैसे होते हैं, लेट्स सी देम नाउ। ओके, तो पहला उन्होंने लेवल जो दिया वो था का कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस माइंड यू कैन से। तो अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल आप लगा लीजिए कि ये रहेगा आपका कॉन्शियस माइंड का, एंड आइसबर्ग की फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर एक टिप की शेप में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। ओके, एंड नेक्स्ट फिर इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट आएगा आपका प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस। ओके, तो जो नेक्स्ट लेवल आएगा ये आ गया नेक्स्ट लेवल। ये क्या हो गया आपका प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस। ओके, एंड देन फिर उसके नीचे एक और नीचे तो जो लेयर है जैसे एक आइसबर्ग होता है उसमें हमें समुद्र के नीचे नहीं पता वो कितना डीप होता है, राइट। हमें सिर्फ ऊपर टिप नज़र आता है। सपोज करो कि ये आपका जो समुद्र का लेयर है वो सपोज करो कि यहाँ तक है, इवन जो आपका प्री कॉन्शियस है वो भी नीचे ही है, ठीक। तो ये जो पार्ट है आपका दिस इज कॉन्शियस जो ब्लू से हाईलाइटेड है। देन आपका आता है प्री कॉन्शियस। तो जो आपने जब मूवीज़ में देखा होगा, रियलिटी में तो शायद नहीं देखा होगा, कि जो आइसबर्ग होता है वो ऊपर का टिप जो पानी से ऊपर का निकला हुआ टिप होता है वो तो हमें बिल्कुल साफ नज़र आता है, राइट। एंड थोड़ा सा वो पानी के नीचे तक भी थोड़ा सा नज़र आता है हमें, लेकिन कितना डीप है
वो हमें नहीं पता चल पाता। तो इसलिए जो अनकॉन्शियस माइंड रहेगा आपका, वो एक तरीके से उसका हम कोई बॉटम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस टाइप का रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा अनकॉन्शियस। तो ये 3 लेवल आपके हो गए हैं कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग टू फ्रूइड। अब इनमें क्या क्या होता है वो देखते हैं हम, इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में दीजिए कि ये एक आइसबर्ग की तरह होता है। जैसे कि जो टिप है वो हमें साफ दिख रहा है, उसके में पूरी नॉलेज है, उससे नीचे थोड़ा सा जो है उसके बारे में हम कुछ पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जो है वो एक तरीके से बिल्कुल ही ऐसा है कि हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस हम ये कह सकते हैं कि है, इट्स देयर, बट कितना डीप है, क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सब हमें चीज़ उतनी पता नहीं चलती। तो सिमिलर टू दैट उन्होंने इसकी शेप भी बताई कि आइसबर्ग की फॉर्म में होता है, एंड उसी तरह से ये हमें विजिबल या हमारी कॉन्शियसनेस में उसी तरीके से ये रिलेट करता है। तो इसको आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या थे। ओके, तो जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का बिल्कुल सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो होता है, यानी कि इस पूरे आइसबर्ग में भी आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। एंड इसमें ये जो हमारी प्रेजेंट जिस चीज़ से हम अवेयर होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं अगर ये आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर, तो आई एम अवेयर कि मैं आपको यहाँ MAPC के स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैं आज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल इन द प्रेजेंट मोमेंट आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये हो गया मेरा कॉन्शियस माइंड का यू कैन से उसका कैरेक्टरिस्टिक कि मुझे अभी इसी मोमेंट आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब आप यही समझ लीजिए कि जिस चीज़ से आप अवेयर होते हैं किसी टाइम पे, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ माइंड विच वी आर अवेयर ऑफ, एंड इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ मेंटल लाइफ। इसको उन्होंने मेंटल लाइफ का भी नाम दिया है, लाइक वी हैव फिजिकल लाइफ ना, वैसे ही मेंटल लाइफ भी होती है हमारी। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ। अगर ये हमारी पूरी मेंटल लाइफ है तो उसका बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट ये होता है, एंड इसमें हमारा क्या होता है, वी आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप इसमें छोटे से पॉइंटर लिख सकते हैं, लाइक कॉन्शियसनेस के की अवेयरनेस एंड स्मॉलेस्ट पार्ट, पार्ट ऑफ मेंटल लाइफ, राइट। इतना सब कॉन्शियस माइंड का हमारा होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जो हम करंट सिचुएशन में अवेयर होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिर चाहे वो मे बी एक्शन हो या कोई थॉट हो या आसपास की सराउंडिंग्स अवेयरनेस हो, वो सब कॉन्शियसनेस में आती है। देन अब आगे प्री कॉन्शियस। अब नाम से ही समझ लो कि कॉन्शियस के नीचे है तो वो प्री कॉन्शियस हो गया या सब कॉन्शियस हो गया, ठीक है। अब सब कॉन्शियस में क्या होते हैं कि ये वो पार्ट होता है, वो लेवल होता है हमारी कॉन्शियसनेस का कि जिसमें हमारे थॉट्स, एक्टिविटीज़ वो सब पड़े होते हैं, लेकिन हम उनसे उतना अवेयर नहीं होते हैं जितना कि हम ये कॉन्शियस माइंड वाली लेवल में जो चीज़ें होती हैं उनसे अवेयर होते हैं। लेकिन जो हमारे एक्टिविटीज़ या हमारे यू कैन से मेमोरीज, थॉट्स, जो भी हमारे प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, अगर हम अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें, उनको मेमोराइज़ करने की, उनको रिकॉल करने की कोशिश करें, तो हम उनको कॉन्शियस माइंड तक ला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे
अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान या मेरी पूरी कॉन्शियसनेस आपको पढ़ाने में है, ठीक, वो मेरा हो गया फर्स्ट लेवल यानी कि कॉन्शियस लेवल। लेकिन अगर मेरे को आप अब कोई सडनली पूछे कि आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो मैं एकदम से तो मैं अभी उस चीज़ को याद नहीं कर रही ना कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में या प्री कॉन्शियस में स्टोर है, मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगी, याद करूंगी, एंड देन मैं कहूँगी यस मैंने सैंडविच खाया था या मैंने पराठा खाया था, जो भी, ठीक। तो मैं एक एफर्ट डालूंगी उस चीज़ को याद करने में, रिकॉल करने में, अब उसको अपने कॉन्शियस माइंड तक लाने में, एंड देन आई कैन टेल एनीबडी, ठीक। तो प्री कॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल तक हम किसी भी थॉट या किसी भी एक्टिविटी, किसी भी मेमोरी को लेके जा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा उसको याद करने के लिए एफर्ट लगाए तो, ठीक है। ये होता है हमारा प्री कॉन्शियस। तो आप लिख सकते हैं कि थॉट्स और एक्टिविटीज इफ वी पुट एफर्ट टू रिमेंबर देम वी कैन मेक देम कॉन्शियस, ठीक है। By putting effort you can write by putting effort thoughts and activities can be made conscious, okay। ये थोड़ा सा नीचे तक आ गया है लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द ऑरेंज कलर, ठीक है। ब्लू कलर से जो भी लिखा है मैंने वो सब आपका कॉन्शियस माइंड के लिए है। ऑरेंज कलर से जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इट इज़ फॉर द प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, एंड ब्लैक कलर से हम लिखेंगे अनकॉन्शियस माइंड के लिए, ठीक है। तो आपके 2 लेवल्स कवर हो गए हैं, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस। आई होप आपको ये लेवल्स, ये बाइफर्केशन इनका समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कॉन्शियसनेस में हमने क्या बोला कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि वो चीज़ हो रही है, साक्षात हो रही है हमारी आंखों के सामने, ठीक है, या हमें पता है उसका। प्री कॉन्शियसनेस में क्या है कि हम उसको कॉन्शियसनेस तक ला सकते हैं अगर हम एफर्ट करें तो। एंड अनकॉन्शियस में तो अन ही लग गया है कॉन्शियस के आगे, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें जो है कॉन्शियसनेस का कुछ सेगमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका अनकॉन्शियस लेवल, एंड ये सबसे ज़्यादा होता है। और ये कितना डीप होता है, ये एक आइसबर्ग की तरह होता है कि जिसको एक्चुअली में हम नहीं अनुमान लगा सकते कि ये कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि जैसे इसको तो हम रीचेबल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है आपका अनरीचेबल। यहाँ तक पहुँच पाना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू कैन से अनरीचेबल होता है या इसको एक्सेस करना, ठीक। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेगमेंट, इसका तो एंड भी नहीं पता हमें कि कितना ज़्यादा है ये, एंड लेकिन इट स्टिल गिव राइज टू the necessary activities or necessary behaviors in any human being needs, and जो behaviors होते हैं हमारे जो necessary होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो ID से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे हम कुछ इतना कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन नेचर ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर ये चीज़ डाल के भेजी होती है कि हमें कैसे सर्वाइव करना है, ठीक। तो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी अनकॉन्शियसनेस में होती हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले तो ये कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ, ठीक है, लार्जेस्ट सेगमेंट यू कैन से। एंड इट इज़ लाइक नॉट reachable, unable, we are not, it is not easily reachable, ठीक है। तो एक डे टू डे लाइफ में तो इसमें जो नॉर्मल अगर कोई इतना ज़्यादा कीन नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो ऐसे लाइफस्टाइल में तो अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना, उसको रीच आउट करना, इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो नॉट ईजीली एक्सेसिबल और नॉट ईजीली रीचेबल यू कैन से। जैसे कि हम
प्री कॉन्शियस माइंड को तो इजीली रीच आउट कर सकते हैं ना, not easily reachable, and but it still give rise to the important needs and influences our behavior. ठीक है, still give rise to important needs and influence our behavior. ओके और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जो अनकॉन्शियसनेस है वो आपके आईडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आईडी हमने देखा था कैसे इन्फ्लुएंस करती है किसी भी पर्टिकुलर बंदे की बिहेवियर को, पर्सनालिटी को, राइट। अगर आईडी ज़्यादा होगी तो किस टाइप का इंसान होगा वो, आईडी कम होगी, सुपरवाइज्ड होगी थ्रू द सुपर ईगो एंड ईगो, तो फिर वो कैसा होगा। तो इसलिए आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भले ही ऐसे कॉन्शियसली हम उसको रीच आउट नहीं कर सकते हैं इजीली, लेकिन इट स्टिल गिव राइज टू द इम्पॉर्टेंट नीड्स एंड behavior which are really required for the survival purpose. And अब हम थोड़ा सा मैपिंग करेंगे इनके जो हमने मेंटल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है, कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो इन लेवल्स के हिसाब से कहाँ आती है। एंड आई होप कि आपको भी मेरे बताने से पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर आप लगाएं तो आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कॉन्शियस है, कॉन्शियस में आप देखो कि जो चीज़ हम अवेयर हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी समझ है अच्छे से, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मेंटल स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट आएगा, ईगो का, ठीक है। क्योंकि ईगो ही है जो सबसे ज़्यादा समझदार होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ईगो के पास वो टेंडेंसी होती है कि वो अच्छे बुरे का, सही गलत का, जो रिक्वायर्ड है जजमेंट एक सही समय पे, उसका निर्णय कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा कॉन्शियस लेवल में जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर मैप होगा वो होगा ईगो। ये मैं ग्रीन कलर से कर देती हूँ, रेड काफ़ी हो गया है, एक मिनट। तो आपके कॉन्शियस लेवल में आएगा ईगो, ठीक है। अब अनकॉन्शियस में हम पहले भी बहुत बारी बात कर चुके हैं, आईडी, ठीक है। आईडी से गवर्न जो भी चीज़ है आपकी वो अनकॉन्शियसनेस में ही आएगी, ठीक। अब सुपर ईगो कहाँ आएगा, आप ये देखो, कुछ दिमाग लगाओ। तो सुपर ईगो एक्चुअली हमारा आएगा तीनों में। वो कैसे, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो। अगर आपको समझ आ गया है अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आया है तो आई विल टेल यू नाउ। आई होप ईगो तो क्लियर है कि ईगो आएगा आपका कॉन्शियसनेस में, क्योंकि वहाँ पे ईगो जो होता है वो सबसे समझदार होता है, वो एक्सट्रीम की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे समझदार जो चीज़ आएगी हमारी वो कॉन्शियसनेस में ही आएगी। हम जितने ज़्यादा कॉन्शियस, जितने ज़्यादा अवेयर होंगे, हम उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को, चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे या परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो ईगो तो आ गई हमारी कॉन्शियस पे। अब आईडी आ गई हमारी अनकॉन्शियस पे, क्योंकि अनकॉन्शियस एक ऐसा पार्ट होता है जिसको कि जो कि एक हम बाई बर्थ लेके आते हैं उसको, एंड उस तक रीच आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल जो एलिमेंट्री चीज़ें होती हैं, नेचर की भेजी हुई चीज़ें होती हैं, उसमें वो होती हैं, उनसे हमारे जो नेचुरल नीड्स एंड बिहेवियर्स होते हैं वो अराइज होते हैं। तो इसमें कोई एज सच ऐसा स्कोप नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग करें, अपनी दिमाग लगाएं, उस टाइप की चीज़ इसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा आपका आईडी, ठीक है। अब सुपर ईगो, सुपर ईगो का काम क्या होता है? सुपर ईगो हमने देखा था ये एक ऐसा एक्सट्रीम है जो मॉरल्स एंड एथिक्स से गवर्न होता है, ठीक है, जो कि हमें सिखाता है क्या सही, मतलब एक्सट्रीम में क्या सही है क्या गलत है। ईगो तो सिचुएशन के हिसाब से सही गलत एक्ट करता है, वो दोनों चीज़ों को तराजू में तोलता है एंड जब करता है। लेकिन सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो के अपने पर्टिकुलर मॉरल्स, एथिक्स, सिचुएशन चाहे कोई भी, उसको वही फॉलो करने हैं। अब कॉन्शियसनेस में तो ये इसलिए आ गया
क्यों? क्योंकि कि ये भी जब अवेयर हैं हम, तभी हम कह पाएंगे ना कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी है, मॉरली ऐसे करेक्ट होना है। तो इसके लिए भी हमें कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब हमें पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं चोरी कर रहा हूँ, या मैं किसी को मार रहा हूँ, तो वो गलत है, तो यहाँ पे सुपर ईगो प्रेजेंट है, राइट। तो कॉन्शियसनेस में हमारी लेवल, जो कॉन्शियस लेवल है उसमें सुपर ईगो आएगी, ठीक। अब प्री कॉन्शियस में कैसे आएगी सुपर ईगो? प्री कॉन्शियस में भी ये कैसे रहेगी? इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने कोई चीज़ पहले सीखी हो, ठीक है, या मैंने कोई स्टोरी कहीं देखी हो, टीवी में कुछ अच्छा सीखा हो, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर हम टीवी में कुछ अच्छा सिखाते हैं थ्रू द पोएम्स, या स्कूल में कहीं अच्छा सिखाते हैं, तो वो उसको रिकॉल कर सकते हैं जब सेम टाइप की उनके आगे कोई कंडीशन आएगी, ठीक। तो उनको पता है कि जो जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी से जो हम बच्चों को सिखाते हैं, राइट, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उनको जब वो काम कर रहे होंगे, बहुत हफड़ा तफड़ी करेंगे, तो उनको लगेगा नहीं नहीं, मुझे अपना काम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी थी। तो वो अपनी किसी पुरानी चीज़ को, जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको रिकॉल करके प्रेजेंट में लाएंगे एंड देन उसको यूज़ करेंगे, और वो चीज़ ऐसी जो कि मॉरली एंड एथिकली फिट बैठती हो, इस टाइप की चीज़। तो अब हमने देख लिया सुपर ईगो किस तरीके से हमारे कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस माइंड में रोल प्ले करती है। अब आपको लग रहा होगा कि अनकॉन्शियस माइंड में इसका क्या यूज़ है, राइट, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड तो आईडी गवर्न होता है। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि नेचर ने जैसे हमें बनाया वैसे ही हम परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा है इसमें, राइट। तो अगर आप इतना भी सोच पा रहे हैं कि आईडी गवर्न नहीं होता है, तो भी आप काफ़ी हद तक इसको सही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इसका रोल देखते हैं कि ये सुपर ईगो अनकॉन्शियस माइंड में क्या कर रहा है हमारा, ठीक है। हालांकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड सुपर ईगो से इतना अवेयर नहीं होता, लेकिन सुपर ईगो अनकॉन्शियस माइंड में रोल प्ले करती है। वो कैसे? वैसे तो ये मैं अगले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इसका एक थोड़ा सा टिप हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे ये कवर करती है, ताकि आपको लगे कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब जैसे आईडी है, आईडी के साथ हम बॉर्न होते हैं, और आईडी को मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ये एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर होता है जिसमें कोई भी विश, डिज़ायर, ये सब हमारी रहती हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी अनचेक्ड, अनमैनेज्ड, ठीक, और हम उनको करते हैं, ठीक, बचपन में। तो वो जब हम परफॉर्म करते रहते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उन चीज़ों की आदत पड़ सकती है, ठीक है। दीज थिंग्स कैन मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, या उनका फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है, फिक्स हो जाती हैं वो बचपन में ही, एंड देन वो बड़े होने तक जो है हमें उन चीज़ों की आदत रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो नेल बाइटिंग की आदत होती है जिनको, ठीक, वो नेल बाइटिंग की आदत उन्हें कब पड़ी होती है? उन्हें बिल्कुल छोटे एज में पड़ी होती है, इवन मे बी अराउंड 0 to 2 years की एज में उनको नेल बाइटिंग की आदत पड़ जाती है, ठीक है। अब अगर उनकी ये जो आदत है, ये अगर अनचेक्ड रह गई, ये वहीं फिक्सेशन हो गया इस आदत का, तो ये आपकी प्रोलॉन्ग थ्रू आउट द लाइफ ये चीज़ चलेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो एडल्ट्स में भी आपने अगर ये देखा होगा नेल बाइटिंग का, तो वो इट इज़ अ फिक्सेशन ऑफ दैट थिंग इन द चाइल्डहुड। अब ये तो हो गया आईडी। अगर आईडी को किसी ने चेक नहीं किया, उस पर किसी ने रोकथाम नहीं लगाई, ठीक है, तो ये आईडी ऐसे के ऐसे वो उस एज में आईडी ने इस टाइप से फिक्सेशन कर दिया। अब सुपर ईगो क्या करेगी? आपने देखा होगा कई बारी कि इतनी छोटी एज में बच्चा कुछ समझ नहीं सकता है, राइट, लेकिन पेरेंट्स, ठीक है, वो कैसे उनको समझाते हैं? दे विल जस्ट से कि नो, ये चीज़ नहीं करनी है, डोंट डू दिस, राइट। अब कई बार क्या होता है कि वो उनको रीज़न भी नहीं बता पाते, क्योंकि रीज़न उनको बताएंगे तो भी समझ नहीं आएगा, दे हैव नॉट डेवलप्ड दैट मच ब्रेन, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स क्या करेंगे? कंटिन्यूसली जब बच्चा उसको बाइट करेगा नेल को, तो हाथ हटाएंगे उसका कि नहीं करना, नो, दिस इज़ बैड, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक।
तो ये एक तरीके से उसके जो आईडी जो बार बार परफॉर्म कर रही है उस एक्ट को, उसको कोई अलग से आके उसको रेजिस्ट कर रहा है एंड फोर्सफुली रेजिस्ट कर रहा है। तो ये उस अनकॉन्शियसली ही उसकी आईडी को सुपर ईगो का एक आप कह सकते हैं सुपर ईगो का एक एक्शन मिल रहा है, ठीक है, कि उसकी आईडी को कहीं से तो कोई एक सिग्नल मिल रहा है कि नहीं करना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो एक इम्पोज्ड सुपर ईगो उस टाइम पे, उनकी एज के टाइम पे, ये बाहर से जो हम लगाते हैं, मे बी थ्रू द पेरेंट्स, टीचर्स, जो भी उस टाइम पे आपके केयर टेकर होते हैं उनके थ्रू, तो यहाँ पे सुपर ईगो आपके उस अनकॉन्शियस माइंड को जो है असर करती है, वहाँ पे ये रोल प्ले करती है, ठीक। तो आपको आई होप ये अब समझ आया होगा कि अनकॉन्शियस माइंड में आईडी तो हम, ठीक है, नेचुरली होती है हमारे पास, लेकिन सुपर ईगो का भी रोल होता है उस अनकॉन्शियस माइंड में। वो हालांकि फोर्सफुल रोल आता है, उसका इम्पोज्ड हुआ आता है, नेचुरली तो हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आईडी जो होती है वो नेचुरली होती है अनकॉन्शियस माइंड में। सुपर ईगो जो है वो फोर्सफुली एक सिग्नल दिया जाता है अनकॉन्शियस माइंड को कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब एंड इसका रीज़न कि हाउ सुपर ईगो प्लेज अ रोल एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आपने देखा कि एक तो फ्रॉइड ने दिया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक दिया मेंटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इन दोनों को मिला के जो इन्होंने नाम दिया इस चीज़ को, वो दिया टॉपोग्राफिकल फ्रॉइडियन टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। जब आप ये टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, आप जो आपका सब्जेक्ट है उसमें, तो आप फ्रॉइडियन ने जो पर्सनैलिटीज़ डिस्क्राइब की थी उसमें वो एक्चुअली इन्होंने इसी आधार पे की थी कि क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है या मेंटल स्ट्रक्चर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी पर्सन में, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया था। ये सब आप उसमें भी पढ़ेंगे जिसमें थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। तो यू कैन जस्ट फॉर योर नोट्स यू कैन जस्ट राइट कि ये जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, मेंटल स्ट्रक्चर्स प्लस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये दोनों मिला के क्या बनता है, फ्रॉइडियन टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ओके। तो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में बहुत ही अहम रोल है इन दोनों चीज़ों का, मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस का, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर है। एक बार आपके लिए मैं जस्ट इसके पॉइंट्स थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो आज का टॉपिक इतना ही है। साइको एनालिटिक अप्रोच में हमने आज पढ़ा लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रॉइड ने बोला था कि ये जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं हमारे, ये एक आइसबर्ग की तरह होते हैं, जिसमें कि हमारा कॉन्शियस लेवल सबसे ऊपर आता है, वो बहुत ही एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी एंटायर मेंटल लाइफ का, एंड वो एक चीज़ होती है जिसके हम कह सकते हैं कि वी आर अवेयर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो वो कॉन्शियस लेवल आता है। जैसे आइसबर्ग होता है वैसे ही ये जो कॉन्शियस लेवल होता है, ये एक तरीके से वाटर के ऊपर जैसे आइसबर्ग होता है, तो उस उतना जो पार्ट होता है, यानी कि जिसके लिए हम अवेयर होते हैं, वो पार्ट हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। उसके नीचे फिर जो आता है वो आता है प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस। यहाँ पे जो हमारे एक्टिविटीज़ या मेमोरीज या कुछ भी एक्शंस, थॉट्स पड़ी होंगी, उनको हम अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा के याद करने की कोशिश करें तो हम उनको कॉन्शियस लेवल तक लेके आ सकते हैं,
ठीक है। एंड देन आता है हमारा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती है कॉन्शियसली, एंड ये बहुत लार्जेस्ट पार्ट होता है। जैसे आइसबर्ग का हमें नहीं पता होता कितना डीप है, उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड इसको एक्सेस कर पाना, इसको रीच आउट कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जैसे कि हम प्री कॉन्शियस को तो रीच आउट करके कॉन्शियस तक ले आते हैं, उनकी जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ पड़ी है उसको यहाँ तक लेके आना इज़ रियली रियली टफ, ठीक है। एंड लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो नेसेसरी बिहेवियर्स, एक्शंस, नीड्स होती हैं उनको ये जो है अराइज करता है। तो इसलिए आईडी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। एंड जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे मैप करते हैं इसके साथ, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है उसमें तो आती है हमारी ईगो, अनकॉन्शियस में आती है हमारी आईडी, एंड थ्रू आउट यानी कि तीनों लेवल्स में सुपर ईगो रहती है। इनके एग्जाम्पल्स और ये कैसे कैसे किए हैं ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। एंड इतना आप अच्छे से समझना, याद रखना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। एंड yes, if you have really understood this and like today's lecture, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new to the channel. See you in next class. Till then, take care. Bye bye.